अगर आप खातून हैं, आपकी उम्र 30-35 साल में है और आपको जिस्म के सारे जोड़ों में दर्द होती है और दर्द से भी बढ़ के आपके जोड़ अकड़े हुए रहते हैं और उससे भी बड़ा मसला ये है कि कोई आपको दर्दों की दवाइयाँ दे रहा है, कोई यूरिक एसिड का मसला बता रहा है और आपके मसले की तशख़ीस नहीं हो रही, तो आज की ये वीडियो आपके मर्ज़ के बारे में है। और ये बात भी मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका ये मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज की इस वीडियो में आपके साथ तफसील से बात करूँगा ख़वातीन में पाए जाने वाले एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की। मैं ख़वातीन इसलिए कह रहा हूँ चूँकि मर्दों की निस्बत ये मर्ज़ फ़ीमेल्स में ज़्यादा होता है। मर्दों में भी है लेकिन इसकी रेशो ख़वातीन में ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये किस उम्र में होता है। 30 से 50 साल की उम्र में ये मर्ज़ ज़्यादा है। अब ये मर्ज़ क्या है? इसको कहते हैं गैंठिया। गैंठिया का मर्ज़ हम इसको मेडिकल साइंस में रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं और आम ज़ुबान में इसको गैंठिया कहा जाता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में 2-3 लफ्ज़ ऐसे बताए हैं जिससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इसकी अलामात क्या होती हैं। अलामात से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। बहुत ज़्यादा मरीज़ हमें ऐसे मिलते हैं अपनी क्लिनिक में और ख़ासकर गांव देहातों में, जिनको कोई शख्स ये कह देता है कि आपको गैंठिया का मर्ज़ है और गैंठिया के मर्ज़ को एक ऐसे जुर्म के तौर पे देखा जाता है जो शायद ट्रीट नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका ट्रीटमेंट भी मौजूद है, इसकी मैनेजमेंट भी मौजूद है, जो मैं आज वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि गैंठिया क्या है। दरअसल हमारे इंसानी जिस्म के अंदर कुछ अल्लाह ताला ने इम्यून सिस्टम रखा है जिसे हम कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़त। इससे मुराद ये है कि जब बाहर से कोई जरसूमा अटैक करता है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, तो जिस्म जो है वो उसके ख़िलाफ़ अपनी उस आर्मी के ज़रिए से अपना डिफेंस सिस्टम बनाता है और अपने आप को उस हमले से बचाता है। ये मर्ज़ वो है जिसमें हमारी आर्मी, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, एंटीबॉडीज़ हैं, वो आपके अपने ही जिस्म के ऊपर हमला करती है। इसलिए इसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो का मतलब है सेल्फ यानी अपना आप, और इम्यून आपका अपना क़ुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम। वो जो सिस्टम है, वो जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो आपके जिस्म के ऊपर ही हमला करती हैं, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। अब ये अटैक ज़्यादातर कहाँ होता है? आपके जोड़ों के ऊपर ये अटैक होता है और उसमें भी वो जोड़ जिनमें एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम साइनोवियम कहते हैं, साइनोवियल जॉइंट उनको कहा जाता है। उन जोड़ों के ऊपर ये अटैक सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ सोजिश होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आर्थराइटिस हो जाता है। इस मर्ज़ को हम कहते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस गैंठिया। किन जोड़ों में ये ज़्यादा पाया जाता है? वैसे तो जिस्म के किसी भी जोड़ में हो सकता है, लेकिन आपके छोटे जोड़ों में। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी दरअसल अलामात भी हैं। ये सुनकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको ये मर्ज़ है या नहीं है, या आपके किसी करीबी अजीज़ को ये शिकायत है या नहीं। आपके छोटे जोड़ कौन से हैं? ये हाथों के जोड़, ये उंगलियों के जोड़, ये जिन्हें हम इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स कहते हैं या मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स, ये वाले जोड़ छोटे छोटे। हाथ के जितने जोड़ हैं ये छोटे जोड़ों की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा पैर के जोड़, हाथों और पैरों के जोड़ों पे इसका अटैक सबसे ज़्यादा होता है। लिहाजा एक अलामत है, क्या है? हाथों और पैरों के जोड़ों में दर्द होना। और इसकी जो अलामात हैं उसमें 2 बड़ी मेन चीज़ें हैं, जिसमें से एक चीज़ ये है कि आपके एक से ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो रही है। ये अलामत दरअसल इसे बाकी दूसरी किस्मों से अलग भी करती है। दूसरी कौन सी किस्में हैं? जैसे यूरिक एसिड की वजह से गाउटी आर्थराइटिस हो जाता है, तो बहुत से लोग इसको उसके साथ मिक्स करते हैं, ऐसा नहीं है। या आपके नी जॉइंट में ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाता है, वो भी इससे डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरह है? पहली अलामत की वजह से, और वो अलामत क्या है? पोली आर्थरेल्जिया। पोली जो है उसका मतलब है मल्टीपल, और आर्थ्रोपैथी आर्थरेल्जिया के मल्टीपल जोड़ों में दर्द होना, एक से ज़ायद जोड़ों में दर्द होना, यानी आपका पूरा जिस्म जो है उसमें दर्द की शिकायत है छोटे छोटे जोड़ों में। तो एक ये अलामत हो गई गैंठिया की। दूसरी अलामत जो होती है उसे हम टर्म इस्तेमाल करते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। मॉर्निंग स्टिफनेस क्या है कि मरीज़ ये कहता है कि डॉक्टर साहब जो मेरा पूरा दिन है उसमें मुझे सबसे ज़्यादा दर्द सुबह के टाइम होती है, और वो दर्द सुबह इस तरह होती है कि मेरा जिस्म अकड़ा हुआ होता है। जब मैं सुबह उठता हूँ मेरे जो जोड़ हैं वो अकड़े हुए होते हैं, ख़ासकर मेरे हाथों के जोड़ और पैरों के जोड़। उठने को और फौरी तौर पे वॉशरूम जाने को मेरा दिल नहीं करता, मेरे लिए उठना मुश्किल हो जाता है। इसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। ये मॉर्निंग स्टिफनेस की एक और अलामत है, और वो ये है कि ये वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जाती है।
रीमाटॉयड आर्थराइटिस में गैंठिया में जो मॉर्निंग स्टिफनेस है वो तकरीबन 1 घंटे तक रहती है। मरीज़ की ख़ास अलामत ये होती है कि डॉक्टर साहब मेरा जोड़ अकड़े हुए होते हैं, जो कि जब मैं थोड़ी देर उठ के बैठता हूँ, वक्त गुजारता हूँ और तकरीबन 1 घंटा गुजरता है तो ये जो अकड़ाव है जोड़ों का, स्टिफनेस है, ये कम हो जाती है। सो ये 2 बड़ी अलामात हैं जो आपको बताएंगे। इसके अलावा बहुत सी अलामात हैं जिसमें एक अलामत बुखार का होना भी है। मरीज़ का पूरा जिस्म जो है वो ऐसे उसको लगता है जैसे मेरा जिस्म जल रहा है। ये जो कैफियत होती है ये भी गैंठिया की एक अलामत हो सकती है, रीमाटॉयड आर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं। अब आ जाते हैं इसके लेबॉर्ट्री टेस्ट पर। जब आप ये तयन कर लेते हैं कि आपको ये शिकायत हो सकती है, ये मर्ज़ हो सकता है, आपका डॉक्टर जो है वो इस तरफ आता है, तो फिर उसके बाद इसके टेस्ट होते हैं। उसमें हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, CBC करवाया जाता है, खून का टेस्ट जो है उसमें देखा जाता है। आमतौर पे इसमें जब ये लंबा अरसा चलता है तो HB यानी हीमोग्लोबिन की मिकदार कम हो जाती है, एनीमिया उसे हम कहते हैं, तो CBC हम करवाते हैं। दूसरा एक टेस्ट होता है CRP ESR। ये 2 टेस्ट आपके जोड़ों में सोजिश की मिकदार को बताते हैं, जिससे हम इलाज के दौरान ये गैस भी करते हैं कि वो सोजिश कितनी कम हो रही है या कितनी ज़्यादा हो रही है। दूसरा एक टेस्ट जो है वो anti-CCP होता है, वो भी बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। वो उस भी आपको बताता है कि वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कितनी मिकदार में मौजूद हैं। ये 2 टेस्ट जो हैं वो कॉमन करवाए जाते हैं। और एक और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है RA फैक्टर, रीमाटॉयड आर्थराइटिस फैक्टर। RA फैक्टर उसे कहा जाता है। उससे भी ये चेक किया जाता है कि जो तशख़ीस हमने बनाई है वो है या नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात टेस्ट से रिलेटेड, इसकी 2 टाइप्स हैं इस मर्ज़ की, गैंठिया की। उनमें एक टाइप ऐसी है जिसमें मरीज़ को अलामात होती हैं, डॉक्टर को ये शक है कि आपको गैंठिया है, लेकिन जब वो टेस्ट करवाते हैं तो वो नेगेटिव आते हैं। यहाँ आके बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो जाती है कि बहुत से पेशेंट ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे कि मुझे गैंठिया है, जबकि मेरा RA फैक्टर भी नेगेटिव है, ESR CRP या anti-CCP ये चीज़ें भी मेरी सारी नेगेटिव हैं, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे गैंठिया है? जनाब, आपको फिर भी गैंठिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि गैंठिया की एक टाइप ऐसी है जिसमें अलामात तो होती हैं लेकिन लेबॉर्ट्री टेस्ट जो है वो नेगेटिव आते हैं। उस टाइप को हम कहते हैं सीरो नेगेटिव रीमाटॉयड आर्थराइटिस। जो वो टाइप है जिसमें अलामात भी हों और आपकी जो ब्लड टेस्ट हैं वो भी पॉजिटिव आए, उसे हम सीरो पॉजिटिव कहते हैं। और दूसरी एक टाइप है जिसमें तो अलामात तो हैं लेकिन आपके ब्लड टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव हैं, उसे हम सीरो नेगेटिव कहते हैं। सीरो पॉजिटिव और सीरो नेगेटिव 2 इसकी बड़ी टाइप्स हैं। एक और टाइप इसकी होती है, उसे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है, जो बच्चों में होती है। 15 साल 20 साल की उम्र में जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनमें ये टाइप होती है। सो इसकी 3 बुनियादी टाइप्स होती हैं जो कि मैंने आपको बता दिया कि अलामात के साथ टेस्ट नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं है कि आपको गैंठिया नहीं है। गैंठिया फिर भी हो सकता है। और वो कौन सी टाइप है? सीरो नेगेटिव। अब तक मैंने आपको वीडियो में इसकी अलामात बताई हैं, इसकी वजूहात बताई हैं, किस तरह से ये होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो गैंठिया बनने का सबब बनते हैं। इसको हम 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जेनेटिक फैक्टर्स, आपकी फैमिली में ये रन करता है। अब इसमें तो आपका कोई कसूर नहीं है, ज़ाहिर है आपकी फैमिली है। अगर आपकी फैमिली में जो गैंठिया है वो चलता हुआ आ रहा है तो आपको आगे गैंठिया होने के इम्कानात हैं। नंबर 2 एक चीज़ है, उसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जो हमारी लाइफस्टाइल के साथ जुड़े हुए हैं। उनमें क्या आ जाता है? स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है गैंठिया का, और ना सिर्फ गैंठिया होने की वजह बनता है बल्कि गैंठिया में बिगाड़ और कॉम्प्लिकेशंस की वजह भी स्मोकिंग बनता है। नंबर 2 एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन्फेक्शंस। अगर आपको इन्फेक्शंस हो रही हैं तो ज़ाहिर है आपके जिस्म में जरासीम आ रहे हैं और आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना रही है। वो एंटीबॉडीज़ बाज़ औक़ात आपके ही जिस्म के ऊपर अटैक करती हैं, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया। सो इन्फेक्शंस भी इसकी एक बड़ी वजह है। नंबर 2 वज़न। आपका अगर वेट बढ़ रहा है, मोटापा हो रहा है, तो भी आपको गैंठिया होने के इम्कान ज़्यादा हैं। नंबर 3 सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हमारे यहाँ आजकल तो ये रिवाज बढ़ गया है, गाड़ी का इस्तेमाल, मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। लोग थोड़ा सा सफ़र भी पैदल नहीं करते हैं। शॉप पे जाना, मार्केट में जाना भी जो है वो गाड़ी और बाइक के ऊपर होता है, लिहाजा वज़न बढ़ रहा है। ये जो बढ़ता हुआ वज़न है ये आपके जिस्म में जोड़ों की हर किस्म की सोजिश,
बढ़ाने की बहुत बड़ा सबब बनता है। और उसमें ख़ास कर ये वजह भी होती है, एक तो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस बढ़ जाता है, दूसरी वजह ये होती है कि आपके जोड़ों के ऊपर वेट ज़्यादा आ जाता है, उस वजह से भी जो वज़न है वो एक बड़ा अहम ज़िम्मेदार है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कुछ चीज़ें होती हैं 2-3, और फिर एक हार्मोनल फैक्टर्स आते हैं, हार्मोन्स के साथ भी ये लिंक होता है, इसीलिए ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है मर्दों की निस्बत। तो ये कुछ मैंने आपको टाइप्स बताई हैं, वजूहात बताई हैं, और उसमें वो गलतियाँ जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं जो फिर हमारे लिए मुश्किल का बायस बन जाती हैं। और अब आता हूँ मैं इलाज की तरफ। आखिरी हिस्सा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस इलाज से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सोशल मीडिया के ऊपर जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सी आपको और वीडियोज़ भी नज़र आ रही हैं गठिया के बारे में। तकरीबन बहुत से लोग जो क्वालिफाइड नहीं हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं, वो इसके बारे में ये दावा करते हैं कि जी ये चीज़ इस्तेमाल करें तो 100% इलाज हो जाएगा, ये जड़ी बूटी इस्तेमाल करें तो 100% इलाज हो जाएगा, ये आप कोई कावा पी लें तो 100% इलाज हो जाएगा। आप मेरी बात से इत्तफाक करें या ना करें, बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन आप मेरे पे ट्रस्ट करें या ना करें, आप गूगल पे जाएं, चैट जीपीटी पे जाएं और वहाँ पे इस सवाल को जानें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर आपको रिमाटॉयड आर्थराइटिस होता है, गठिया होता है, तो ये समझ लें कि ये पूरी ज़िंदगी की बीमारी है, ये मुकम्मल ख़त्म नहीं हो सकती। आप इसको मैनेज कर सकते हैं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसकी कॉम्प्लिकेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ने से और होने से रोक सकते हैं, लेकिन ये मुकम्मल ख़त्म नहीं हो सकती। लिहाजा अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज में 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन किलर्स दी जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, जिस तरह जोड़ों में सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन, स्टीरॉयड उसमें आमतौर पर दिए जाते हैं। लेकिन जो स्टीरॉयड हैं, अब ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ जो ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं गांव देहातों में या लाहौर शहर या बड़े शहरों से दूर जो लोग हैं, वो मरीज़ को कोशिश करते हैं ऐसी दवाई देने की जिसके साथ मरीज़ फ़ौरी तौर पे ठीक हो जाए। अब वो दवाई जो है वो आम तौर पे स्टीरॉयड होती है। ये वो दवाई है जो मरीज़ खाता है और उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है, लेकिन इसका मसला भी बहुत ज़्यादा है। मसला ये है कि जब हम इसको लंबा अरसा लेते हैं तो फिर इसके अपने बहुत से नुकसानात हैं। वो नुकसानात जो हैं वो उस वक्त मरीज़ के जहन में नहीं होते, उस वक्त तो उसको सिर्फ अपने जोड़ों से, जलन से और अकड़ाव जो है उससे निजात चाहिए, लिहाजा वो उस दवाई पे लग जाता है। और फिर उसके बाद वो लंबा अरसा बहुत देर तक डॉक्टर को फॉलोअप भी नहीं करवाता, जिस डॉक्टर ने वो लिख के दिया उसके पास भी नहीं जाता। जब वो एक लंबा अरसा स्टीरॉयड लेता रहता है तो फिर एक मर्ज़ जो गठिया है ही, उसके साथ अलग बहुत से अमराज की एक लंबी लिस्ट उस मरीज़ में शुरू हो जाती है। सो हमेशा जब आप अपना नुस्खा लें डॉक्टर से तो एक तो उससे पूछें कि इसमें स्टीरॉयड कौन से हैं, फिर स्टीरॉयड आपने कितनी देर तक लेने हैं, फिर उसको किस तरह कम करते हम उसको बंद करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी इन्फ्लेमेटरी में मैंने आपको बताया पेन किलर्स हैं, आपके स्टीरॉयड हैं, फिर बहुत सी जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो डिजीज़ मॉडिफाइंग डीमार्ट्स के नाम से आती हैं, ड्रग्स होती हैं, वो हम यूज़ करते हैं। उनके बहुत से नाम हैं, वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा। फिर अब बायोलॉजिकल चीज़ें भी बहुत सी आ गई हैं जो इसके ट्रीटमेंट के तौर पे होती हैं, इसकी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी रिमाटॉयड आर्थराइटिस गठिया के बारे में जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताई, जिसमें अलामात हैं, जिसमें वजूहात हैं, जिसमें आपका इलाज है। आखिरी बात जो टेक होम मैसेज है और वो ये है वीडियो बंद करने से पहले कि आप अपनी तमाम बीमारियों में से तकरीबन 80-90% बीमारियों के खुद जिम्मेदार हैं, ख़ासकर हड्डियों और जोड़ों के अमराज। और उसमें बहुत बड़ा फैक्टर आपका वेट है। जो वज़न है और एक्सरसाइज का ना होना, ये क्या करेगा, आपको एक ऐसे मसले की तरफ ले जाएगा कि मैं एक जुमला हमेशा कहता हूँ अपने प्रोग्राम में और टॉक शोज़ में भी और क्लिनिक में भी मरीज़ों को कि अगर आप वर्जिश नहीं करते तो फिर तैयार हो जाएं कि 40+ होके आपके जिस्म में दर्दें होंगी और डॉक्टरों के पास जाने के लिए रेडी हो जाएं। लेकिन मुझे यकीन है और यकीनन आप ये करेंगे कि एक्सरसाइज को अपनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, डाइट अच्छी रखें, अपना वेट कंट्रोल करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे वीडियो के नीचे भेज सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं जवाब देने की। क्लिनिक के नंबर्स बहुत से लोग पूछते हैं, वो भी हमारा वीडियो में चल रहा होता है। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर अब्दुल बासित को आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।